हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशुतोष कुमार अचीवर्स एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम इंग्लिश की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर चुके हैं वीडियो मेंस के लिए, लेकिन एक जो कहते हैं ना, एक फाइनल टच जो चाहिए होता है वो नहीं मिल रहा है। तो बस इसी फाइनल टच को देने के लिए, क्योंकि एग्जाम इज जस्ट राउंड द कॉर्नर, बिल्कुल पास में है, और एक जो फाइनल टच देना है उसकी तैयारी अगर कोई करवा दे तो मजा आ जाए। तो मैं आशुतोष अचीवर्स एकेडमी की तरफ से आप सभी के लिए लेके आया हूँ वीडियो मेंस की सीरीज, ताकि आप इंग्लिश के अंदर जो इंग्लिश के क्वेश्चंस आते हैं उनमें जितना हो सके अच्छा स्कोर करके आएँ। और इन क्वेश्चंस में कहीं आपको ऐसा ना लगे कि यार ये क्वेश्चंस तो मेरे होने ही नहीं है, इनमें तो लोगों को आगे निकलने दो। कैसे निकलने दो? नहीं निकलने देंगे। हम उतना ही स्कोर करेंगे या उनसे ज़्यादा स्कोर करेंगे जो एक सिलेक्ट होने वाला स्टूडेंट स्कोर करेगा। चलिए, तो इस सीरीज के अंदर होगा ये कि मैं आपके साथ में कुछ ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा जो वीडियो एग्जाम जो आज तक हुए हैं और उनके जो मॉडल पेपर्स के अंदर जिस तरह के क्वेश्चंस होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। वेरियस क्वेश्चंस, एक पेपर सेट हम हर दिन डिस्कस करेंगे, ताकि हम आगे आने वाले टाइम के अंदर हम धीरे धीरे उन सभी क्वेश्चंस को या उस सभी टाइप्स के क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लें, और एग्जाम में जब वो क्वेश्चन आए आप कॉन्फिडेंटली अपना आंसर जो है वो दाग के आओ। आइए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। ये है फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने। आई होप आप सभी इसको बड़े अच्छे से पढ़ के समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन है, द वर्कर्स आर हेल बेंट एट गेटिंग व्हाट इज ड्यू टू देम। तो भाई देखिए, इस सेंटेंस के अंदर अगर आपको मीनिंग इसका नहीं भी आता है तो भी इसका आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। जरूरत है आपको इस टॉपिक की जिसका नाम है इडियम्स। अगर आप बेसिक इडियम्स अच्छे से याद कर लेते हैं, कुछ 100, 150, 200 इडियम्स आपने इनफ याद कर रखी हैं, तो आप इनके अंदर नहीं अटकने वाले। सभी स्टूडेंट्स को अच्छे से पता है हेल बेंट जो इडियम है इसमें एट नहीं आता, इसमें ऑन आता है। और ज्यादा सोचना ही नहीं है, आप क्लियर देख सकते हो यहाँ पे क्वेश्चन ही एक्चुअली ये पूछा हुआ है, क्योंकि जब इसको इंप्रूव करके नीचे लिखा गया तो सिर्फ एक ही जगह पे चेंज दिख रहा है आपको, और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हेल बेंट ऑन। याद रखें, हेल बेंट ऑन होगा। कुछ किताबों में इसका हेल बेंट अपॉन दिया हुआ है, बिल्कुल भी जाए ना इस तरफ। याद रखें हेल बेंट ऑन होता है। अगर मीनिंग जानना चाहते हैं तो इसका अर्थ होता है दृढ़ निश्चयी होना। किसी चीज को लेके अगर आप दृढ़ निश्चयी हैं, हेल बेंट ऑन। हिंदी लिखना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल होता है, बट चलो मैं ट्राई करता हूं। दृढ़ निश्चयी होना, दृढ़ निश्चयी होना मतलब आप किसी चीज को लेके अगर बहुत डिटरमिन्ड है। इंग्लिश में भी एक वर्ड होता है, उसको भी याद कर सकते हो, टू बी डिटरमिन्ड। किसी चीज को लेके क्या होना? दृढ़ निश्चयी होना, डिटरमिन्ड होना। तो उसके लिए आप बोल सकते हैं हेल बेंट ऑन। जैसे अगर सिंपल सी बात है, आप बोल सकते हैं आई हेल बेंट ऑन प्रिपेयरिंग फॉर वीडियो एग्जाम। राइट, ऐसे यूज कर सकते हैं, है ना। ये एकदम करेक्ट यूज है, यहाँ पे आप देख सकते हो आई हेल बेंट ऑन प्रिपेयरिंग फॉर वीडियो एग्जाम। तो आपने कहा कि मैं जो वीडियो एग्जाम्स है उनके लिए प्रिपेयर होने के लिए मैं दृढ़ निश्चयी। अगर आप ये बोलना चाहते हैं, दैट इज हाउ यू डू इट। आई होप आपको ये बड़ा अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, एक मिनट, छोटी सी गलती होगी, आई एम लिखना पड़ेगा यहाँ पे, सॉरी। आई एम हेल बेंट ऑन प्रिपेयरिंग फॉर वीडियो एग्जाम्स। राइट, चलिए, तो आई होप ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हम आगे, नेक्स्ट टाइप का इसी तरह का क्वेश्चन देखते हैं। आइए, महात्मा गांधी वॉज बॉर्न इन पोरबंदर। अब वैसे ये वेल नोन फैक्ट है। अब इससे पूछा क्या गया है यहाँ पे? अच्छा, आप देख रहे होंगे चार ऑप्शन जो दिए गए हैं वो दिए हैं सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल फ्यूचर और पास्ट कॉन्टिन्यूस। और कहा गया है कि सिंपल सी बात है, आपसे पूछा गया है कि यहाँ टेंस कौन सा है। तो टेंस कौन सा है ये देखने के लिए मुझे लगता नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा इसके अंदर मेहनत करनी पड़ेगी। आप यहाँ पे वॉज शब्द को देख रहे हैं, शायद बिल्कुल स्टार्टिंग की क्लासेस जो होती है, सेकंड थर्ड क्लास में हम स्कूल में ये बात पढ़ लेते हैं, वॉज पास्ट टेंस के अंदर आता है। तो यहाँ पे पास्ट टेंस के आपके पास में दो ऑप्शन है, एक है पास्ट सिंपल और एक है पास्ट कॉन्टिन्यूस। अब आपको जो है जरूरत है कि आपको टेंस के स्ट्रक्चर आते हो। तो भाई पास्ट सिंपल की जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, और पास्ट कॉन्टिन्यूस की स्ट्रक्चर होती है सब्जेक्ट प्लस वॉज प्लस वर प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट।
अब मेरा स्टूडेंट क्या गलती करता है? मेरा स्टूडेंट गलती ये करता है कि वो देखता है ये रहा वॉज, ठीक है, टिका दो, उड़ा दो, फेर दो, फाड़ दो, ये बस ये गलती हो जाती है। अरे बाबा रुको तो सही, वॉज वर्ब के बाद इसमें क्या चाहिए होता है? आईएनजी चाहिए होता है। थोड़ा नाम तो देखो इसका, कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस टेंस में आईएनजी आता है। यहाँ हमारे पास में आईएनजी है क्वेश्चन में, ये देख रहे हो, वॉज वर्ड में आईएनजी नहीं है। इसका मतलब सर फिर ये तो गलत हो गया, फिर तो कुछ भी नहीं होगा। नहीं, आपको समझ रहा है कि सिंपल पास्ट की एक स्ट्रक्चर और होती है जिसको अपन पैसिव स्ट्रक्चर बोलते हैं। और इसकी जो पैसिव स्ट्रक्चर है वो क्या है? वो है वॉज वर्ब के साथ में V3, राइट। वैसे एक स्ट्रक्चर और होती है, सब्जेक्ट वॉज वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट, यानी कि आप कोई यहाँ पे नाउन या एडजेक्टिव अगर लिख देते हैं डायरेक्ट। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसा मानते हैं कि बॉर्न एक एडजेक्टिव होता है और कुछ स्टूडेंट्स ऐसा मानते हैं कि वो एक वर्ब होता है। दोनों ही तरीकों से आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? सिंपल पास्ट हो जाएगा। ये जो कॉम्प्लीमेंट है ये या तो नाउन होता है या फिर ये एडजेक्टिव होता है। तो अगर आप इसे एडजेक्टिव मानते हो तो इसके अकॉर्डिंग सही हो गया यही आंसर, सिंपल पास्ट। अगर आप इसे बियर को, इसको बॉर्न को सॉरी थर्ड फॉर्म मानते हो तो फिर इसके अकॉर्डिंग ये देखो, ये स्ट्रक्चर आ गई, देखो वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म, वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म हो गई। तो आई होप मैं आपको ये समझा पाया हूँ। थोड़ा सा मैंने इसको कॉम्प्लेक्स बनाया, बट वैसे ये बहुत आराम से हो जाता कि आप एक सिंपल सी चीज इसको रूल आउट करके कर सकते हो इस क्वेश्चन को। मैं फिर से बता देता हूँ रूल आउट करके कैसे तेजी से कर सकते हो। कि देखो पास्ट तो होना ही है क्योंकि वॉज है, कॉन्टिन्यूस में आईएनजी आता है जो कि नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है। अगर ये नहीं है तो ये किस में हो गया? सिंपल पास्ट हो गया। लेकिन फिर भी अगर पूरी एक्सप्लेनेशन चाहिए हो, ऐसा कोई क्वेश्चन मान लो आ जाए आगे आपसे पूछ लिया जाए मुश्किल, तो क्या कर पाओगे? तो उसके लिए आपको पूरी एक्सप्लेनेशन पता होनी चाहिए। V2 प्लस ऑब्जेक्ट भी होता है, ये V2 की ही जगह पे वॉज वर्ब आ जाता है तो फिर अपना सेम बन जाता है, यही स्ट्रक्चर बन जाती है। या फिर आपको क्या है, वॉज वर्ब प्लस V3 भी एक स्ट्रक्चर होती है। भाई मेरा मानना ही है कि इसमें ये स्ट्रक्चर होती है। इसका रीजन क्या है कि ये जो बॉर्न होता है ये एक्चुअली थर्ड फॉर्म होती है बियर की। बियर शब्द जो होता है उसकी थर्ड फॉर्म होती है बियर बोर्ड बॉर्न। वैसे बियर शब्द की एक और थर्ड फॉर्म होती है बियर बॉर्न। जब बात चल ही रही है तो इसकी भी डिटेल में बात कर लेते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल मीनिंग होता है बियर बॉर्न का। इसका मीनिंग होता है टू कैरी, इसका मीनिंग होता है टू कैरी। और इसका मीनिंग होता है टू टॉलरेट, मतलब सहन करना। कैरी का तो मतलब जानते होगे, लाना है ना, कोई चीज ले जाना या लाना है ना, कैरी करना, उठा के रखना। और टॉलरेट जो वर्ड होता है इसका अर्थ होता है सहन करना। ये जितने भी वोकेबलरी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अपने नोटबुक पे साइड में जरूर लिखते चलना, क्योंकि ऐसा होता है कि हम जो पढ़ रहे होते हैं, जो मेन चीज पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ एक जो वर्ड पढ़ रहे होते हैं, कई बार वो एग्जाम में आता है। फिर एग्जाम में गुस्सा आ रहा होता है कि अरे यार उसको तो पढ़ा था, वो जो साथ में लिख रहे थे वो नहीं पढ़ा। तो वो मेक श्योर करना है आपको कि आप ये देखें कि एक एक वर्ड जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको साथ साथ में डिस्कस करते हुए याद करते हुए चलना है, राइट। इन केस नहीं समझ में आता है मेक श्योर करें कि आप कमेंट करें, कमेंट के अंदर जरूर जवाब दिया जाएगा, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपका जो डाउट है वो पक्का क्लियर करूंगा। ओके चलिए बढ़ते हैं आगे अपन। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो क्लियर है, सिंपल पास्ट होगा। बाकी ये सारी जो चीजें थी आपको मैंने बता दी है। ये देखिए इसका ये मीनिंग होता है, ये होता है, ये इसकी थर्ड फॉर्म होती है बस यहाँ पे, इसलिए वॉज वर्ब प्लस वी। ये अगर थर्ड फॉर्म है, ये अगर थर्ड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म है तो इसके साथ वॉज के साथ थर्ड फॉर्म ये रहा। ये कौन सा टेंस में होता है? सिंपल पास्ट में। चलो बढ़ते हैं आगे, ज्यादा नहीं टाइम वेस्ट करेंगे आपका। हाँ जी, तो अब आपके सामने क्वेश्चन है, चूज द एक्टिव और पैसिव वॉइस। आपको एक्टिव या पैसिव वॉइस बतानी है। ही आस्क्ड मी टू फिनिश द वर्क इन टाइम, ही आस्क्ड मी टू फिनिश द वर्क इन टाइम। तो एक्टिव पैसिव वॉइस का सबसे बेहतरीन तरीका क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट चुन लो। अगर आपको ये अच्छे से चीज आती है ना तो फिर आप वॉइस के अंदर क्वेश्चन गलत नहीं कर पाओगे। ये है सब्जेक्ट ही, ये है वर्ब, ये है ऑब्जेक्ट, और बाकी के पार्ट को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बोल दो बस। सेंटेंस का एसेंशियल पार्ट और एक्स्ट्रा पार्ट अगर आपको पता है ना क्या होता है तो आपको कोई नहीं रोक सकता वॉइस के अंदर नंबर लाने से। इतनी सी बात जब समझ में आ जाती है ना तो अब देखो वर्ब की तरफ। वर्ब की तरफ देखो, वर्ब कौन सी फॉर्म में है। अगर आप वर्ब को देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है आस्क्ड। आस्क्ड जो होता है वो किसी भी हाल में फर्स्ट फॉर्म तो है नहीं, अब वो या तो है सेकंड फॉर्म या फिर है वो कौन सी थर्ड फॉर्म। सेकंड फॉर्म जो होती है वो विदाउट हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके साथ कभी हेल्पिंग वर्ब नहीं आता, और थर्ड फॉर्म के साथ में हमेशा हेल्पिंग वर्ब आता ही आता है। तो आपने देखा कि ये जरूर फिर कौन सी है, क्योंकि देखो इससे पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो ये जरूर कौन सी है? सेकंड फॉर्म। और सेकंड फॉर्म जो है वो वॉइस के अंदर किस में चेंज होती है? वॉज वर्ब प्लस V3 में। भाई अगर आपने एसएससी की सीरीज देखी हो, मैंने जो एसएससी की सीरीज चलाई है उसके अंदर मैंने वॉइस के जो क्वेश्चंस कराए हैं
इतने सारे, मतलब हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस कराए हैं, सॉरी लगभग अराउंड 100 क्वेश्चंस कराए हैं मैंने, और उसमें इतने सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो क्या हैं इस चीज पर, इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। ये बात अगर आपको पता है कि ये एक्टिव है और ये इसका पैसिव है, एक एक इतने से कॉन्सेप्ट है कि V2 जो है वॉज और V3 में चेंज होता है। आप इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो जिसकी कोई लिमिट नहीं है। अब आप जरा एक बार में ध्यान से देखो कि यहाँ पे ये जो वॉज आस्क्ड है आपको कहाँ कहाँ दिख रहा है। ये यहाँ दिख रहा है 1, ये यहाँ नहीं दिख रहा 2, ये यहाँ दिख रहा है 3, ये यहाँ दिख रहा है 4। ठीक है, हमारे लिए चीज एक थोड़ी तो ईजी हुई। अब बात यह है, आप जानते हो कि जो ऑब्जेक्ट है वो क्या बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है, और जो सब्जेक्ट है वो बाई लगा के कहाँ चला जाता है, यहाँ चला जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो आपने देखा मी जो है जब वो सब्जेक्ट बनेगा तो आई के साथ आएगा, तो ये रहा आई, ये रहा आई, ये रहा आई, तो ये तो चीज तो इजी नहीं हुई हमारे लिए। तो हमने देखा कि आई वॉज आस्क्ड भी लिखा हुआ है, इधर भी आई वॉज आस्क्ड है, इधर भी आई वॉज आस्क्ड। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब ये जो बाकी के एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आई ये चुपचाप आ जाती है वर्ब के बाद में। ये देख रहे हो टू फिनिश द वर्क इन टाइम, ये पूरी आ रखी है, और यहाँ पे भी ऐसा ही हो रखा है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो रखा, इसमें तो पता नहीं क्या कंजंक्शन लगा के दुनिया भर की चीजें और लगा दी है। तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो चुके हैं, अब रह गए ये दोनों। अब आप सिंपली एक चीज को देख रहे हो कि यहाँ पे तो आ रहा है क्या, बाई हिम, जो कि ये ही बनना था, इसको ये बनना ही था, और एक में नहीं लिखा हुआ है। तो आप किसको चुनोगे? ऑब्वियस सी बात है, जिसमें लगा हुआ है उसी को चुनोगे। और मुझे पता है यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे सर कई बार ऐसा होता है ना, नहीं लिखते हैं। ऑफकोर्स नहीं लिखते हैं, लेकिन वो तब किया जाता है जब आपका सब्जेक्ट अनइम्पॉर्टेंट हो। आपका सब्जेक्ट अनइम्पॉर्टेंट नहीं है या ऑब्वियस नहीं है, इस कारण से यहाँ पे इसको मेंशन करना होगा। हाँ, ये एक बात अलग है कि मान लो ये ऑप्शन ही नहीं होता, फोर्थ मान लो ऑप्शन नहीं हो, तो फिर ये 3 आपका सही माना जाता है। कोई एक बिल्कुल ही अजीब सा बेकार सा ऑप्शन होता है जिसमें इज आस्क्ड लिखा होता है या एम आस्क्ड लिखा होता है, तो वो गलत होता, और उस टाइम पे आपका 3 भी सही हो सकता था। वीकर ऑप्शन मान सकते हो, लेकिन आंसर क्या है इसका? 4। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? बढ़ते हैं आगे, आइए देखें नेक्स्ट। व्हाट अ मार्वेलस पेंटिंग ही मेड। अच्छा, एक काम करते हैं, मैं आपको इसका एक क्वेश्चन और करवाता हूँ। आप देखो यही का यही क्वेश्चन है, ऐसे कि आपको मैं एक क्वेश्चन और देता हूँ, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं एक बार के लिए इसको रब कर रहा हूँ। ले लिया है? चलो ठीक है। फटाफट से आपको इस तरह का एक क्वेश्चन और करवाता हूँ स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा। जैसे ये है, मैं ही की जगह लिख देता हूँ, एक बार एक काम करते हैं, शी। ठीक है, आस्क्ड की जगह मैं कोई और वर्ब लिख लेता हूँ, लेट्स से अलाउड, है ना। और मी की जगह मैं लिख देता हूँ, लेट्स से अस लिख देता हूँ। और फिर आगे 2 + V1 के फॉर्मेट में मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखती हूँ। ही अलाउड अस टू प्ले इन द ग्राउंड, लेट्स से प्ले इन द ग्राउंड। अब मेरे साथ चलिएगा एकदम गाइस, चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, वही काम कर रहा हूँ जो पहले किया था। ये बाकी का पार्ट क्या है? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। बाकी का पार्ट क्या है? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। कैसे काम करेगा? ये अस आएगा यहाँ पे स्टार्ट में, बन जाएगा यानी कि वी। नॉर्मल सी बात है, अस जो है वो यहाँ स्टार्ट में आता है, क्या बनता है? वी। आप सभी लोगों ने ये चीज तो सीखी है, तो कैसे हो गया? यहाँ वी आ गया। ये अलाउड जो है, ये क्या ये वॉज वर्ब + V3 के फॉर्म में नहीं है? सॉरी, एक मिनट, ये V2 के फॉर्म में नहीं है? वही सारी बातें वापस से कर सकता हूं मैं कि अलाउड या तो सेकंड है या थर्ड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म के साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं आता, थर्ड फॉर्म के साथ हेल्पिंग वर्ब आता ही आता है। यहाँ पे थर्ड हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखा, मतलब ये जरूर क्या है, सेकंड फॉर्म है, तो किसमें चेंज होगा? वॉज वर्ब + V3 में। वॉज वर्ब + V3 में चेंज होगा। अब आप लगाओ यहाँ पे वॉज वर्ब + V3, ये लगाना है। यहाँ पे क्या लगाओगे? वी के साथ में, बचपन में पढ़ा था, वी के साथ वर आता है। थर्ड फॉर्म कौन सी लगाओगे? अलाउ की थर्ड फॉर्म होती है अलाउड। अब क्या करोगे? अब बाकी का एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिख दो, ये पूरा चिपका दो यहाँ पे, टू प्ले इन द ग्राउंड, और लास्ट में इस भाई साहब को लिखना होता है ना। ये तो ऐसे आ गया, लेकिन ये भी तो जाएगा उधर भाई प्लस या ऑब्जेक्ट करके, तो इसको कैसे लिखोगे? इसको लिख दोगे, एक मिनट में, हाँ, अब कैसे लिखोगे इसको? ग्राउंड के बाद में बाई हर। अगर यही बनाया है तो फिर कोई कमी नहीं है। इस तरह का क्वेश्चन आएगा, दाग दोगे, आपका नंबर आपके पास आएगा। चलो बढ़ते हैं आगे, देखिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, चेंज फ्रॉम एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव। तो हमको जो ये सेंटेंस दिया हुआ है, ये तो है कौन सा? ये तो है आपका एक्सक्लेमेटरी, और जो क्या कहते हैं, जो बनाना है वो बनाना है इसको असर्टिव के अंदर। देखिए एक्सक्लेमेटरी के बारे में ये बात होती है कि इसके एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। असर्टिव के बारे में बात ये होती है कि इसके एंड में फुल स्टॉप आता है।
असर्टिव के बारे में ये भी जानते हो कि इसमें सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब वाला जो स्ट्रक्चर होता है उसको फॉलो किया जाता है। एक्सक्लेमेटरी में इस तरह का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, इसके अंदर बस एक्सक्लेम की जाती है बात को, मतलब थोड़ा सा ना इमोशन के साथ में किसी कहा जाता है इसको। चलिए बढ़ते हैं अपन आगे। तो अपने पास में क्वेश्चन है व्हाट अ मार्वेलस पेंटिंग ही मेड। मैं तो कहता हूँ कि देखो जब भी एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव सेंटेंस बनाने की बात हो ना, आप सीधे सीधे ना फटाफट से एक्सक्लेमेटरी में ना सब्जेक्ट को ढूंढना। देखो व्हाट सब्जेक्ट नहीं है, नॉर्मल सी बात है। व्हाट अ मार्वेलस पेंटिंग जो है ये तो आपने तारीफ की है किसी चीज की, उसको बता दिया। लेकिन ये जो ही मेड लिखा हुआ है ना, ये देखो आपको सब्जेक्ट और वर्ब दिख गए। जैसे ही ये दिख जाए सीधे आंसर में इनको ढूंढो। ये दिख रहे हैं आपको, देखो ही मेड, ये आपका आंसर हो गया, खत्म। ये देखो इतने आराम से हो जाता है ये। अगर एक्सक्लेमेटरी को असर्टिव में बनाना है तो इस तरीके से बनाया जाता है, ठीक है ना। बिल्कुल भी घबराए ना, अगर ऐसा हुआ कि नहीं आपको ये बात समझ में आई तो फिर से सुनो कि आपने क्या किया कि सब्जेक्ट और वर्ब को ढूंढा और उस सब्जेक्ट और वर्ब को सीधे सीधे ऑप्शन में ढूंढ लो, आपका आंसर आपको मिल गया। सर अगर नहीं हुई तो ये लो, अभी देखते हैं नहीं हुई तो व्हाट एन अमेजिंग कार, ठीक है। अब मैंने इसमें क्या किया, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा ही हैज, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा ही हैज। अगर मैं लिखता ही हैज तो बड़े सिंपल तरीके से मैं इसको क्या करता, ही हैज को लाता स्टार्ट में, इस व्हाट को मैं देखो गायब कर देता। देखो ध्यान से, ये ही मेड यहाँ पे आया, ये व्हाट को गायब कर दिया, अब मार्वेलस पेंटिंग यहाँ पे एज इट इज लिखा हुआ है। ये क्वेश्चंस बड़े इजी होते हैं, इनमें फ्री के मार्क्स होते हैं, लेकिन हम फिर भी बस वो इंग्लिश के डर के कारण इस तरह के क्वेश्चंस को भी छोड़ाते हैं। ऐसे थोड़ी करना है, ध्यान देना है। तो मैंने क्या बोला, ही मेड ऐसे आगे और अ मार्वेलस पेंटिंग यहाँ पे आ गया। अच्छा, इसमें अगर ही हैज लिखा होता तो सेम बात हो जाती, ही हैज एन अमेजिंग कार। अच्छा वो तो है नहीं, फिर क्या किया जाए, तो फिर इसको असर्टिव सेंटेंस बनाना है। और असर्टिव सेंटेंस के अंदर क्या चाहिए होता है, सब्जेक्ट चाहिए होता है। सब्जेक्ट कैसे दे दें यार, एन अमेजिंग कार तो एंड में आना है, एन अमेजिंग कार तो एंड में आना है, फिर सब्जेक्ट कैसे दे दे। तो सब्जेक्ट जब नहीं होता ना तो इंग्लिश के अंदर आपको बचाने के लिए आता है प्रोनाउन। कौन आता है, प्रोनाउन। और क्योंकि यहाँ पे कोई टेंस की कोई बात नहीं की हुई है तो यहाँ पे इज भी आ सकता है, यहाँ पे वॉज भी आ सकता है, राइट। यहाँ पे इज भी आ सकता है, यहाँ पे वॉज भी आ सकता है, बट ऑफ कोर्स यहाँ पे इज को चुना जाएगा क्योंकि सेंटेंस जरूर प्रेजेंट में बोला जा रहा होगा। व्हाट एन अमेजिंग कार अभी बोला जा रहा होगा, तो ऑफ कोर्स उसके लिए क्या करेंगे, इज लगाएंगे। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। हम बढ़ चलते हैं आगे। अगर आप चाहें तो एक प्रैक्टिस और कर लेते हैं। चलो आओ, ये वैसे कर लिए, इसके जैसे एक और करवा देता हूँ, या चलो ठीक है इसके जैसे ये। इन केस आपको ऐसा लगे कि नहीं सर एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस के करवाए तो आप जरूर कमेंट में बताइएगा, आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर इस तरह के एक या दो या 5 करा देंगे, राइट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, देखते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है आपका कि एक वर्ड है जिसका मीनिंग एक्सप्रेस करना है हमको और ये एक सिनोनिम बताना है इसका। वर्ड है हिस्ट्राइनिक, ठीक है, हिस्ट्राइनिक वर्ड है आपका और इसके बारे में पूछा हुआ है क्या होता है और इसका सिनोनिम पूछा हुआ है। अब देखिए वर्ड्स काफ़ी दिए हुए हैं लेकिन इसका मैं आपको मीनिंग बता देता हूँ। इसका मीनिंग होता है समवन हु हैज़ अ लॉट ऑफ इमोशंस। बहुत ज़्यादा इमोशंस अगर किसी पर्सन में होता है तो, या किसी स्पीच में होता है तो उसको हिस्ट्राइनिक कहा जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है हाइपर सेंसिटिव। तो बहुत ज़्यादा इमोशंस किसी में होना जो है वो किसी पर्सन के अंदर होता है, उसी पर्सन में होता है जो हाइपर सेंसिटिव होता है। ओवर ड्रामेटिक नहीं होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स को यहाँ पर लग रहा है ओवर ड्रामेटिक होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। और हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका हिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है और ना इसका इनएक्टिविटी से कोई लेना देना है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है, राइट। शायद ये मीनिंग्स मेरे आई होप आपको समझ में आए होंगे। हिस्ट्रॉनिक का मतलब मैंने बताया आपको टू मैनी इमोशंस, बहुत ज़्यादा इमोशंस होना, अ लॉट ऑफ इमोशंस, लेट्स से अ लॉट ऑफ इमोशंस। ऐसे पर्सन की बात कर रहे हैं हम या ऐसी स्पीच की बात कर रहे हैं जिसमें बहुत सारे इमोशंस हो, तो इजी क्वेश्चन था हिस्ट्रॉनिक, इसका आंसर हो जाएगा सिनोनिम। अच्छा मेरे को एक कमेंट में आप ये लोग बताएं मुझे कि मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, उसका सिनोनिम आपको मुझे बताना है। वर्ड है आपका LAUD लॉर्ड और आपको मुझे कमेंट में बताना है कि इसका सिनोनिम इन गिवन वर्ड्स में से कौन सा है, ठीक है। ऑप्शंस हैं ऑर्डिनरी, ऑप्शन है अनप्लेजेंट, ऑप्शन बी है ये, ऑप्शन सी है आपका प्रेज, ऑप्शन डी है आपका क्लैप्स। ये तो ये आपके देखिए 4 मैंने आपको दिए हैं यहाँ पे क्वेश्चन, सॉरी एक क्वेश्चन दिया है, इसके आपको सिनोनिम जो है A B C या D क्या होना चाहिए ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है मेरे को, ठीक है। A B C D उल्टा बोल दिया, सॉरी A B C D ऊपर से, ठीक है, राइट। तो जरूर कमेंट कीजिएगा गाइस, और ये अगर ना समझ में आया तो वो भी बताइए जरूर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए अपन। देखो वीडियो मेंस के पेपर में दिखने वाला है ऐसा है एक क्वेश्चन, देखें ध्यान से, कैसा कि प्रीफिक्स बताओ इसमें क्या लगेगा। वर्ड दिया है क्या, मेरिट। वर्ड कौन सा दिया है, मेरिट।
और पूछा है कि कौन सा वर्ड इसमें लग सकता है प्रीफिक्स के तौर पे। प्रीफिक्स का मतलब होता है जो पहले लगेगा। तो पहले क्या आ सकता है, रीमेरिट हो सकता है, डीमेरिट हो सकता है, डीमेरिट हो सकता है या डिसमेरिट हो सकता है। तो इसका आंसर है डीमेरिट, डीई वाला डीमेरिट, ठीक है ना, डीई वाला डीमेरिट होता है। अब इसमें देखो सीधी सीधी बात तो ये है कि वर्ड पता होना चाहिए आपको कि मेरिट का अर्थ क्या होता है और डीमेरिट का अर्थ क्या होता है ना। अपन बोलते हैं ना मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ समथिंग, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ समथिंग का अर्थ होता है किसी कॉन्टेक्स्ट या किसी चीज के बारे में हम कहते हैं कि अच्छा और बुरा, उसको अपन कहते हैं मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, ठीक है ना। अच्छी बातें, अच्छे प्रभाव और कह सकते हैं अच्छा प्रभाव, अच्छी बातें, और बस यही कह सकते हैं। और बुरी बातें, बुरे प्रभाव जो है उनको अपन क्या कहेंगे, डीमेरिट्स कहेंगे, अच्छे एस्पेक्ट्स, है ना। तो ये समझ में आया होगा। अच्छा, एक वर्ड मैं आपको देता हूँ, आप भी कमेंट में बताइएगा मेरे को कि एज प्रीफिक्स हमें इस वर्ड के लिए क्या यूज करना चाहिए आपको, ठीक है। तो मैं देता हूँ आपको क्वेश्चन, आपको बताना है कि कलेक्ट वर्ड है, कलेक्ट, ठीक है। और इसके लिए आपको मेरे को ना प्रीफिक्स नहीं सफिक्स बताना है। इसके लिए मेरे को बताना है सफिक्स, कौन सा सफिक्स आएगा ये बताना है, ठीक है। ऑप्शंस देता हूँ मैं आपको, ऑप्शंस हो जाएंगे इसके, जस्ट अ मिनट, हाँ, आईओएस, और उसके बाद में आईआर, और बताना है आईओएन, या फिर हो जाएगा ईआर, नहीं ईआर तो नहीं, कलेक्ट आईसी, हाँ ये चार ऑप्शंस हैं। आपको बताना है इन चारों में से आपका कौन सा सही आंसर है, कमेंट में जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं आगे, वीडियो मेंस की इंग्लिश तैयार कर रहे हैं हम सभी लोग पूरे ध्यान के साथ, बढ़े ही आगे और अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलो सफिक्स पे क्वेश्चन आ ही गया। सफिक्स पे क्या क्वेश्चन आया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सफिक्स ऑफ विंड। विंड के लिए आप कौन सा सफिक्स यूज करोगे, विंड के लिए कौन सा सफिक्स। अब सफिक्स क्या होते हैं, वो बाद में आते हैं। सफिक्स कहाँ आते हैं, बाद में। तो विंड शब्द के बाद में क्या आ सकता है, विंडफुल हो सकता है, विंडेबल हो सकता है, विंडी हो सकता है, या विंडलेट हो सकता है। देखिए इनमें से ये वाला सही है, विंडी एक शब्द होता है, बाकी नहीं होता। और एक बात और कमाल की बताता हूँ, विंड का अर्थ हवा होता है, आप जानते हो, और हवा को अपन क्या बोलते हैं, एयर बोलते हैं। तो ध्यान से सुनना, विंड के साथ जब अपन वाई लगाते हैं तो आप याद करो एयर के साथ भी क्या लगता है, वाई लगता है, एयर ही बनता है, ध्यान रखना, राइट, एयर ही भी होता है। ओके, क्या मीनिंग है, हवादार, नॉर्मल सी बात है। एरी का अर्थ क्या होता है, हवादार। अब बोलते हैं ना एरी रूम्स, एरी रूम्स का मतलब क्या है कि ऐसे रूम जिनमें क्या है, हवा खूब होती है, राइट, हवा बहने वाली जगह जो है। चलो अगर अपन देखते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन इसके अंदर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि इसको आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। जो एक सेंटेंस आपको दिया हुआ है वो डायरेक्ट में है, उसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है, इनडायरेक्ट में चेंज करना है। और ये वर्ड तुमको दिख गया होगा अब तक शायद, ये दिख गया है, दिख गया है क्या, फिर ढूंढो कहाँ पे रिक्वेस्टेड, क्या सोच रहे हैं तब, क्यों सोच रहे हैं, लेकिन फिर भी चलो, मे भी क्या पता एडवाइस हो किसी तरह की। तो एक बार जरा चेक और कर लेते हैं। ये कुड यू पास द शुगर लिखा हुआ है और ये शी सैड लिखा है, तो शी रिक्वेस्ट ने किया है, शी ने रिक्वेस्ट किया है। अच्छा, ये जो चीज है यहाँ पे सैड लिखा है, यानी पास्ट फॉर्म होनी चाहिए थी, पास्ट फॉर्म भी है। ये चीजें चेक कर लेनी चाहिए। फिर मी किसको की है, यहाँ पे लिखा तो है नहीं किसको, तो जब नहीं लिखा होता है तो अपन किसको ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, अपने आप को। तो लिख दिया मी, शी रिक्वेस्टेड मी, और ये जो पार्ट है ना, पास द शुगर, इसको अपन ने ये जो है एज इट इज लिख दिया। अब यहाँ पे स्टूडेंट पूछता है कि सर फिर ये कुड कहाँ गया, ये कुड का अपन ने कुड चेंज क्यों नहीं किया। देखो ये मॉडल नहीं है यहाँ पे, ये यहाँ पे एक्चुअली क्या कर रहा है, ये प्लीज के साथ में आके जो है रिक्वेस्ट का काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पे कोई काम कर सकने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात रिक्वेस्ट की हो रही है। और इसलिए ये कुड जो है ये किसी ऐसे शब्द में चेंज नहीं होगा जैसे कुड वगैरह के अंदर। बाकी आप ऑप्शंस भी देख सकते हो, उसमें किसी में भी नहीं दे रखा, इसका मतलब है हमें ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, प्लीज देखते ही खत्म हो गया था वैसे तो ये। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, इस तरह का अपन और करते हैं। अब कौन सा क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, क्वेश्चन है कि ही डैश टू लैंड मी मनी, और आपसे पूछे गए हैं कि इस जगह पे ब्लैंक में क्या क्या आ सकता है। देखिए डिनाई का अर्थ होता है मना कर देना, डिनाई का अर्थ क्या होता है, मना करना, ठीक है। रिफ्यूज का भी अर्थ क्या होता है, मना करना, ठीक है। रिजेक्ट का अर्थ क्या होता है, रिजेक्ट का अर्थ मेरे हिसाब से आप सभी को पता ही होगा, किसी चीज को बिल्कुल खारिज कर देते हैं कि नहीं ये नहीं होगा, उसको रिजेक्ट करना कहते हैं, ठीक है ना। या जो आपको कोई चीज मान लो दो में से सिलेक्ट करनी है, तो आप एक को एक्सेप्ट करते हैं, दूसरे को रिजेक्ट करते हैं।
एक्सेप्टेड का यहाँ पे कोई सेंस नहीं बनता, ये वैसे भी आपका एक प्रेपोजिशन होता है, ये यहाँ पे तो कैसे आएगा, ठीक है। तो ये अपना ही गलत हो गया। इसके लिए अब मना करना तो दोनों में बैठ रहे हैं कि भाई उसने मना कर दिया पैसे देने से, वैसे उधार देने से। लैंड वर्ड का मीनिंग होता है उधार देना। लैंड वर्ड का मीनिंग क्या होता है भाई? उधार देना। तो उसने उधार देने से मना कर दिया, किसे? मुझे, ये लिखा हुआ है। तो फिर मना कर दिया तो दोनों के हिसाब से हो गया। अब सुनेंगे, देखो, रिफ्यूज जो वर्ड होता है, रिफ्यूज, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि अगर आप किसी पर्सन ने आपसे कुछ पूछा, आपने क्या कह दिया? क्लियरली मना कर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, नहीं हो पाएगा, तो ये रिफ्यूज करना होता है। डिनाई का अर्थ क्या होता है? डिनाई का अर्थ होता है कि कोई एस्टेब्लिश्ड चीज है उसको मना कर देना, उसको एक्सेप्ट ना करना। जबकि यहाँ पे जो है कि ये बात नहीं हो रही है कि उसने पैसा दिया था और वो इस चीज को मना कर रहा है। यहाँ पे बात ये हो रही है कि उसने मेरे को मना ही कर दिया सिंपली। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? रिफ्यूज्ड। थोड़ा सा डिस्कस करना है अपन को, देखिए देखिए समझना है इसको, थोड़ा सा डिफरेंस है इन दोनों में, मना करना दोनों है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? एक एस्टेब्लिश्ड फैक्ट होता है, पहले से एक बात मानी हुई है अपन ने, उसको अगर आप मना कर देते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने आपको कहा कि आप चाय लेंगे या कॉफी लेंगे, तो आपने कह दिया नहीं मैं कुछ भी नहीं लूंगा, तो फिर आपने मना कर दिया, तो इसको बोलेंगे यू रिफ्यूज्ड। आपके बारे में क्या कहा जाएगा? यू रिफ्यूज्ड टू टेक, ठीक है। लेकिन डिनाई का अर्थ क्या होगा? कि आप पहले हाँ बोल देते हैं, राइट, और उसके बाद में जब आई तो आपने मना कर दिया, नहीं मैंने नहीं ली, मैंने मंगवाई नहीं थी। अगर आप यू बोल दो कि मैंने मंगवाई नहीं थी, तो ये हो गया एस्टेब्लिश्ड फैक्ट को मना करना, इसको बोलते हैं अपन क्या? डिनाई। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? रिफ्यूज्ड। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे आपके सामने एक पैराग्राफ है ना, तो पैराग्राफ को पढ़ते हैं, आओ समझते हैं इसको जरा। कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि ये आपको क्लियरली दिख सके। क्वेश्चन अपन लास्ट में बाद में पढ़ लेंगे, पहले पैराग्राफ पढ़ते हैं आराम से। आई होप ये विजिबल होगा आप सभी को, इन केस ना हो तो जरूर बताएं, मैं थोड़ी सी जगह बनाता हूँ इधर ताकि हम कुछ अगर लिखना हो तो इस साइड में लिख भी पाए। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं थोड़ा सा साइड में जाता हूँ, आपको स्क्रीन पे दिखता रहेगा। ऑफ ऑल द एरियाज ऑफ लर्निंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड्स। कह रहा है कि जितने भी एरियाज होते हैं लर्निंग के जितने भी एरियाज होते हैं उनमें से, ऑफ ऑल का भी यूज कर, ऑफ का जब यूज कर लेते हैं ना तो हम में से की बात कर रहे होते हैं, तो उनमें से द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है द डेवलपमेंट ऑफ, क्या है? द डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड्स। एटीट्यूड्स को डेवलप करना जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बात ठीक है। इमोशनल रिएक्शंस एज वेल एज लॉजिकल थॉट प्रोसेसेस। क्या बोला? दो बातें बोली है इसने। एक बोला कि जो इमोशनल रिएक्शंस होते हैं किसी पर्सन के, रिएक्शन का अर्थ होता है कि एक पर्सन जब किसी एक्शन पे रिएक्ट करता है, सामने से जो उसका व्यवहार होता है उसको अपन रिएक्शन कह देते हैं, या उसका जो बोलना कहना या इशारा करना है वो उसको अपन क्या बोल देते हैं? रिएक्शन बोल देते हैं। इमोशनल उसका, वो भी इमोशनल, ठीक है। एज वेल एज, साथ ही साथ लॉजिकल थॉट प्रोसेस। लॉजिकल का अर्थ होता है जिसका कारण हो, राइट। तो जो ऐसा थॉट प्रोसेस है जो कारण से युक्त हो, ये दोनों चीजें क्या करती हैं? अफेक्ट करती हैं द बिहेवियर, किसको? बिहेवियर को, ऑफ मोस्ट पीपल, ज्यादातर लोगों के बिहेवियर को ये क्या करती है? अफेक्ट करती है। चलिए ठीक है। द बर्न्ट चाइल्ड फियर्स द फायर। क्या कह रहा है? एक जला हुआ बच्चा, मान लीजिए कोई बच्चा है, उसके कुछ दूध जैसे मान लीजिए गिर गया थोड़ा सा ज्यादा, तो उसके जल जाता है जब, तो वो जो ऐसा बच्चा है जो एक बार जल चुका है, उसका उंगली जल गई है, हाथ जल गया है मान लीजिए, तो ऐसा बच्चा जो होता है वो फियर करता है, यानी डरता है। किससे? फायर से। डर लगेगा, नॉर्मल सी बात है, आपके साथ हुआ होगा ऐसा कि कभी ना कभी किसी चीज से आप जल गए होंगे तो आपको उस चीज से डर लग गया होगा, थोड़ा जलन से डर लगता ही हम सभी को, राइट। उसके बाद में इज वन इंस्टेंस, कि ये एक ऐसा इंस्टेंस है जिसके अंदर ऐसा होता है, ठीक है ना। ऊपर वाली बात को यहाँ पे एक्सप्लेन किया जा रहा है। अनदर इज द राइज ऑफ डेट्स। राइज ऑफ डेट्स का मतलब राइज ऑफ डेट्स लाइक हिटलर। और दूसरी चीज, एक और इस तरह की बात क्या हो सकती है, ये जो डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड्स की बात क्या हो सकती है एग्जाम्पल के तौर पे, कि हिटलर जैसे, डेट तो यहाँ पे मुझे लग रहा है वर्ड कुछ और होगा, यहाँ पे टाइपिंग में गलती हो गई है,
कि हिटलर जैसे लोगों का क्या होना, राइज होना, ये भी एक तरह का डर है। मतलब ये बताने की कोशिश क्या हो रही है कि डर के जो रूप हो सकते हैं वो दो बताए गए यहाँ पे। फिर क्या लिखा है, बोथ दीज एग्जाम्पल्स, दोनों ही ये जो एग्जाम्पल है, ऑल्सो पॉइंट अप द फैक्ट, ये दोनों क्या करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं, जरूर पॉइंट आउट होगा, पॉइंट आउट करते हैं फैक्ट को, किस फैक्ट को, दैट ईदर वॉज इनडायरेक्ट एंड क्यूमुलेटिव। ये दोनों ही जो है ना, ये क्या है, ये क्यूमुलेटिव है, सॉरी इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट का मतलब क्या है कि सीधे सीधे अपन को नहीं समझ में आती है बात, इनडायरेक्टली लेकिन अपन जो है वो किसी एक चीज से डरने लग जाते हैं। ओके, दूसरी बात, उसके बाद फिर क्या लिखा हुआ है, क्यूमुलेटिव है। क्यूमुलेटिव का अर्थ होता है कि जब ओवर द टाइम किसी चीज को अपन बार बार करते हैं तो उसका जो एक इवेंचुअली रिजल्ट आता है, फाइनल रिजल्ट आता है, उसको अपन ना क्यूमुलेटिव कहते हैं। तो ये क्यूमुलेटिव क्या चीज है, ये दोनों एग्जाम्पल क्या है, क्यूमुलेटिव है और इनडायरेक्ट है। The Nazis were indoctrinated largely by the speeches they heard and the books they read। ये कह रहा है कि नाजीज जो थे, अब नाजीज आपको नहीं पता है अगर, तो मैं आपको थोड़ा सा जनरल नॉलेज दे देता हूँ। नाजीज वो लोग होते हैं जो हिटलर को फॉलो करते हैं, जो हिटलर को फॉलो किया था। आप जानते हैं हिटलर एक तानाशाह था जिसने बहुत सारे लोगों को मार दिया था, इसे क्रूर आदमी की संज्ञा दी जाती है। इस पर्सन के बारे में ही ये बात कही जा रही है कि इसको जो फॉलो करने वाले लोग थे नाजीज, वो क्या थे, इनडॉक्ट्रिनेटेड थे। देखो इनडॉक्ट्रिनेटेड का मतलब होता है रूल को जो फॉलो कर ले ना, डॉक्ट्रिन का, इनडॉक्ट्रिन का अर्थ क्या हो जाएगा कि अगर कोई रूल को फॉलो कर ले, तो ये जो हिटलर के रूल्स वगैरह थे उनको फॉलो करने वाले थे, उनका दिमाग ऐसा हो गया था बिल्कुल रूल्स के हिसाब का। किस कारण से ऐसा हो गया था, स्पीचेस के द्वारा जो उन्होंने सुनी थी, बुक्स के द्वारा जो उन्होंने पढ़ी थी, इस कारण से उनका दिमाग ही क्या हो गया था, इस तरह का हो गया था कि वो बस वो जो रूल्स, वो जो सारे लॉज उनको हिटलर ने बताए थे, वो उसी के बारे में सोचते रहते थे। सिर्फ वही उनको लगता था कि लाइफ में से और कुछ भी नहीं है, यही है बस। अब अपन बढ़ते हैं, देखो आगे थोड़ा सा, यहां से बात अलग हो जाती है। द क्लासरूम टीचर इन द एलिमेंट्री स्कूल, जो एलिमेंट्री स्कूल के अंदर क्लासरूम टीचर होता है, इज इन अ स्ट्रेटेजिक पोजीशन, वो एक बड़ी ही स्ट्रेटेजिक पोजीशन में होता है। स्ट्रेटेजिक का अर्थ क्या होता है, स्ट्रेटेजिक का अर्थ होता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन में होता है, जहां से आगे चीजें डिसाइड होनी है, एक डिसाइडिंग जगह होती है, जो उसको कहा गया स्ट्रेटेजिक पोजीशन। तो इस स्ट्रेटेजिक पोजीशन में होता है। तो इन्फ्लुएंस एटीट्यूड्स, आप ध्यान से देखेंगे हमने एटीट्यूड्स से ही बात स्टार्ट की थी, वापस से ये बात कही गई है कि ये जो क्लासरूम टीचर होता है, ये जो है एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक पोजीशन पे होता है, जिससे ये किसी पर्सन या किसी स्टूडेंट के जो स्कूल के अंदर होता है उसके एटीट्यूड को इन्फ्लुएंस करता है, मतलब उसको उस पर प्रभाव डालता है। यहां तक बात समझ में आई। उसके बाद दिस इज ट्रू, यह सच है, पार्टली लेकिन अधूरा, बिकॉज चिल्ड्रन एक्वायर एटीट्यूड्स फ्रॉम दोज एडल्ट्स हुज वर्ड दे रेस्पेक्ट। क्योंकि बच्चे जो होते हैं, चिल्ड्रन, वो एक्वायर करते हैं, मतलब सीखते हैं, एटीट्यूड्स मतलब कि बिहेवियर यानी कि व्यवहार, सिर्फ उन एडल्ट से जिनका शब्द, वर्ड का अर्थ यहाँ शब्द नहीं है, जिनका वर्ड का अर्थ है यहाँ पे उनकी कहना, उनकी बात वो रेस्पेक्ट करते हो। आपने देखा होगा कि आप भी जब बच्चे थे तो आप सुनते हर किसी की थी, लेकिन मानते कम लोगों की थी। जिनको आप रेस्पेक्ट करते थे उनको माने, हाँ यार ये बढ़िया, चाहे आपके दोस्तों में ये बात क्यों ना हो जाए। आप एक दोस्त को अनसुना कर देते थे, लेकिन दूसरे दोस्त को आप मानते थे, हाँ यार ये सही कह रहा है ना। कुछ भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है, मान लीजिए वो क्लास का टॉपर हो, मान लीजिए आपका दोस्त हो, मान लीजिए वो आपका भला चाहने वाला हो, तो आप उसकी बात ज़्यादा सुनते थे। तो अच्छा, एल्डर्स के अंदर तो फिर ऑफकोर्स ये चीज़ होनी है, एडल्ट्स के अंदर, सॉरी। अनदर रीजन दैट, एक और रीजन क्या है, देखो, इट इज ट्रू, ये उसके सही होने का, देखो आपको याद होगा यहाँ पे बात ये कही गई थी कि जो स्कूल में जो टीचर होता है वो बहुत स्ट्रेटेजिक पोजीशन पे होता है, लेकिन ये बात जो सच है ये पार्टली यानी कि आधी सच है। और क्यों, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो जिनकी रेस्पेक्ट करते हैं उनका ही क्या है, उनकी ही बात को मानते हैं, और वही जो लोग हैं, ये जो लोग हैं वो उनके बिहेवियर को, एटीट्यूड को क्या कर सकते हैं, वो अफेक्ट कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। अब ये कह रहा है कि एक और रीजन उस चीज का दे रहा है, ये एक और रीजन की ये सच है ये बात कि टीचर जो है वो क्या कर सकते हैं, जो बच्चे हैं उनके एटीट्यूड्स को क्या कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, प्रभाव डाल सकते हैं। इसका एक और रीजन क्या दिया है, पीपल्स ऑफन delve somewhat deeply into a subject in school, कि जो बच्चे होते हैं वो किसी सब्जेक्ट के बारे में जो खोजबीन होती है, डेल्व जो वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है, कहाँ गया, डेल्व, ये रहा,
तो डेल्व वर्ड का जो मीनिंग है वो होता है खोजना, ढूंढना, ठीक है ना। तो वो जो ढूंढना होता है किसी चीज को, बच्चे स्कूल टाइम पे ही करते हैं, ये देखो स्कूल में ही करते हैं। वो एक सब्जेक्ट के अंदर अगर किसी चीज को ढूंढना है तो दैट हैज ओनली बीन टच्ड, और जो सिर्फ टच किया जाता है अपॉन एट होम, और हैज पॉसिबली नेवर अकर्ड टू देम बिफोर। मतलब कि वो सभी घटनाएं, वो सभी सिचुएशंस, वो सभी हालात जो वो अपने घर पे देखते हैं, ठीक है ना, जो उनके घर पे होते हैं और कहीं भी नहीं होते, उन्होंने कभी नहीं सुने होंगे, सिर्फ घर पे होते हैं, उनके भी जो सॉल्यूशंस हैं बच्चे कहाँ ढूंढते हैं? बच्चे ढूंढते हैं कहाँ पे? समवॉट डिफरेंट इनटू अ सब्जेक्ट, उन सब्जेक्ट के अंदर, स्कूल के अंदर। इन सभी सब्जेक्ट के बारे में ढूंढते कहाँ पर है? स्कूल के अंदर। तो बच्चा क्यूरियस होता है स्कूल के अंदर, वो घर में नहीं होता। घर में वो सिर्फ क्या कर रहा होता है? वो अडेप्ट कर रहा होता है चीजों के साथ में। ये देखो यहाँ तक बोली बात इसने। टू अ चाइल्ड, एक बच्चे के लिए, हु हैड प्रीवियसली एक्वायर्ड लिटिल नॉलेज ऑफ मैक्सिको। एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है यहाँ पे कि एक बच्चे के लिए जिसने पहले से मैक्सिको की जो मैक्सिको जो है उसके बारे में कुछ नॉलेज, थोड़ी नॉलेज जो है वो क्या कर रखी है? एक्वायर कर रखी है, मतलब सीखी हुई है। तो क्या होगा देखो उसके लिए, His the teacher's method of handling such a unit would greatly affect his attitude towards Mexicans। कि भाई जिसके पास में थोड़ी सी नॉलेज है या फिर ना के बराबर नॉलेज है, सॉरी ना के बराबर नॉलेज है इसके पास में, उसके टीचर का जो मेथड होगा मैक्सिकन्स के बारे में बताने का, वो बहुत ज्यादा इसको अफेक्ट करेगा, बहुत ज्यादा प्रभाव डालेगा उसका एटीट्यूड, यानी कि उसके बिहेवियर का, किन की तरफ? मैक्सिकन्स की तरफ। कहने की बात यहाँ पे यह है कि आपका टीचर जितना या जैसा आपको मैक्सिकन्स के बारे में बताएगा, अब वैसा ही आपका जो व्यवहार है वो मैक्सिकन्स की तरफ हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम इंडिया के अंदर देखते हैं कि हम लेट्स से अगर बात की जाए अमेरिकन्स की, तो अमेरिकन्स के बारे में हम इस तरीके से अपने टीचर्स, अपने मेंटर्स, अपने पेरेंट्स के बारे में सुनते हैं कि वो एक अच्छी क्लास है, दे आर गुड क्लास पीपल, क्योंकि वो एक्चुअली में माना जाता है दे आर मोर प्रॉस्परस। तो हम एक्चुअली अमेरिकन्स की तरफ क्या होंगे? बहुत ज़्यादा रेस्पेक्टफुल होंगे। और वहीं अगर अपन देखा जाए तो अफ्रीकन्स के लिए जो है वो इस तरह का रेस्पेक्ट नहीं होता है। हम सीखते ही अपने टीचर्स, अपने पेरेंट्स से ये हैं कि अफ्रीकन्स जो है ना वो पुअर कंट्री है वगैरह। और मान लीजिए कि अफ्रीका का सबसे अमीर आदमी आपके सामने भी आ जाएगा ना, तो भी अपन उसको उस रेस्पेक्ट के साथ में नहीं रखेंगे। इट इज़ जस्ट अनदर एग्जाम्पल। ये ऑफ कोर्स वेरी कर सकता है, ऐसा कुछ है नहीं कि सभी लोग ऐसा सोचते हैं, बट इन केस अगर ऐसा है तो आप शायद मेरी बात को समझ पाए होंगे कि टीचर अगर आपको ये बताए कि भाई अफ्रीका के लोग भी बड़े क्या होते हैं, एफ्लुएंट होते हैं, प्रॉस्परस होते हैं, तो आप इस तरीके से देखने लग जाओगे अफ्रीका के लोगों को। और यहाँ पे सेम बात मैक्सिकन्स के बारे में कही गई है कि मैक्सिको के बारे में जिसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, उसको टीचर जिस हिसाब से बताएगा वैसा ही एटीट्यूड उसका मैक्सिको के लोगों के लिए हो जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। बढ़ते हैं अपन आगे। आओ, द मीडिया थ्रू विच द टीचर कैन डेवलप। मीडिया शब्द का अर्थ है यहाँ पे माध्यम, ठीक है, जो माध्यम है जिनसे द टीचर कैन डेवलप, टीचर डेवलप कर सकता है होलसम एटीट्यूड्स। होलसम एटीट्यूड्स का अर्थ क्या होता है? एटीट्यूड का अर्थ है बिहेवियर, यानी कि उसका व्यवहार, उसके व्यवहार को डेवलप कर सकता है। आर इन्यूमरेबल, इन्यूमरेबल मतलब जिनकी कोई गिनती नहीं है। किन चीजों की? माध्यम जो है। कौन सी माध्यम? किस चीज के माध्यम? एक टीचर के किसी एटीट्यूड को यानी व्यवहार को डेवलप करने के, अच्छा व्यवहार बनाने के लिए जो मीडियम है या फिर जो मीडिया है, सॉरी, जो माध्यम है वो बहुत सारे हैं, ना के बराबर नहीं है, अनगिनत है। फिर आगे देखो इसने क्या बोला, सोशल स्टडीज विद स्पेशल रेफरेंस टू रेसेस, क्रीड एंड नेशनलिटीज। सोशल स्टडीज के बारे में कहा गया है जिसमें स्पेशली अगर बात की जाए किसकी? रेसेस यानी कि आप कह दिए नस्ल, क्रीड यानी कि जाति, और नेशनलिटीज यानी कि ऑफ कोर्स आप समझ पा रहे होंगे ये देश के हिसाब से यहाँ पे लिखा हो गया। तो साइंस मैटर्स ऑफ हेल्थ, क्या बोला गया? देखो सोशल स्टडीज पहले एक बात की गई थी, दूसरी साइंस मैटर्स ऑफ हेल्थ, साइंस है, फिर मैटर्स ऑफ हेल्थ है, एंड सेफ्टी, फर्टाइल फील्ड्स फॉर द इनकलकेशन। ये जो सारी बातें हैं ना, देखो ये जो सारी चीजें कही गई है, ये एक, मैं एक बार इनको ढंग से वापस बता देता हूँ आपको क्या बोल रहा चाह रहा है ये, कि सोशल स्टडीज एक चीज, साइंस दूसरी चीज, मैटर्स ऑफ हेल्थ, ठीक है ना, वैसे ये साथ में भी हो सकता है, साइंस मैटर्स ऑफ हेल्थ तीन, और सेफ्टी। ये जो चार चीजें हैं ये क्या करती हैं?
फर्टाइल करती हैं यानी कि उपजाऊ बनाती हैं फील्ड्स यानी कि खेतों को या जमीन को फॉर द इनकलकेशन, ताकि क्या हो सके, इनकलकेशन हो सके। इनकलकेशन का अर्थ होता है कि किसी को एजुकेट करना, किसी को पढ़ाई कराना, किसी को सिखाना कुछ, ऑफ प्रॉपर इमोशनल रिएक्शंस। उनको क्या सिखाने की बात हो रही है भाई? इमोशनल रिएक्शंस को सिखाने की बात यहाँ पे हो रही है। ये वो चीजें हैं जो क्या कर सकती हैं, जो आपको या जो आपके बच्चे को या किसी छोटे बच्चे को प्रॉपर तरीके से इमोशनल रिएक्शन सिखा सकती हैं। कौन कौन सी चीजें? ये सोशल स्टडीज, साइंस, मैटर्स ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी। फर्टाइल फील्ड का मतलब यहाँ पे जो है वो एक पोएटिक यूज किया हुआ है कि उस खेत को, खेत नहीं होता ऑफ कोर्स, बच्चे का बिहेवियर जो है वो उसको नर्चर करने की बात हो रही है यहाँ पे। तो आई होप आपको ये जो पैसेज है आई गेस गाइस समझ में आया होगा जरूर। अपन अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे और समझने की कोशिश करते हैं बाकी के क्वेश्चंस को। अब जो क्वेश्चंस इसमें पूछे गए उनको समझते हैं। देखिए जस्ट अ मिनट, मैं इसको थोड़ा सा सेट कर दूं। ओके, एक मिनट इसको और बड़ा करते हैं। ठीक है, अब आई गेस अब अपन देखिए क्वेश्चन देखते हैं। अपन ने पैराग्राफ को पढ़ा अच्छे से, अपन क्वेश्चन देखते हैं। द सेंट्रल आइडिया कन्वेड, सेंट्रल आइडिया के बारे में पूछा गया जो कन्वे किया गया इन द अबव पैसेज। क्या सेंट्रल आइडिया? अगर देखा जाए तो आपसे अगर सीधा सीधा अगर आपको आंसर देना हो बिना ऑप्शंस को देखे, तो आप यही कहेंगे कि जो बच्चे का बिहेवियर था उसी पे बात हो रही थी सारी। ये कह सकते हैं अपन। और ढूंढते हैं एटीट्यूड्स अफेक्ट आवर एक्शंस, की जो एटीट्यूड्स होते हैं, जो व्यवहार होता है, वो हमारे एक्शंस को एक्शंस पे प्रभाव डालता है। देखिए एक्शंस की कहीं बात नहीं हुई थी, बात ही सारी ये हो रही थी कि क्या क्या करना चाहिए या क्या टीचर का रोल होता है वगैरह वगैरह, ताकि जो बच्चे का व्यवहार है वो कैसा बने, वो बन सके, अच्छा बन सके, बुरा बन सके, जो भी बात थी। तो यहाँ पे एक्शन की बात नहीं थी, ये हो गया गलत आपका। लिखा है टीचर्स प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन डेवलपिंग और चेंजिंग पीपल्स एटीट्यूड। अच्छा खासा बढ़िया एक पार्ट था इस पैराग्राफ का जो इसी बारे में बात कर रहा था। आप क्लियरली यहाँ से देख सकते हो, ये क्लासरूम वाले पार्ट से लेकर ये मैक्सिकन्स तक यहाँ पे सिर्फ एक ही बात कही है कि कैसे टीचर का जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट वर्ड का मीनिंग क्या होता है याद रखो हमेशा। जब भी सिग्निफिकेंट वर्ड को बोलो याद रखो इसका एक सिनोनिम होता है इंपॉर्टेंट। एक इंपॉर्टेंट रोल है किस चीज में? डेवलपिंग या चेंजिंग, यानी डेवलप करने में या चेंज करने में किसी चीज को, किसके? प्यूपिल्स एटीट्यूड। अच्छा, प्यूपिल अगर वर्ड से आप कंफ्यूज हो रहे हो तो बता दें, प्यूपिल का अर्थ स्टूडेंट होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से याद करो इसको। प्यूपिल का अर्थ क्या होता है? स्टूडेंट, विद्यार्थी होता है। एटीट्यूड्स, ये ऑफ कोर्स यही सही लग रहा है लेकिन पढ़ लेते हैं। एटीट्यूड्स कैन बी चेंज्ड, एटीट्यूड्स को चेंज किया जा सकता है बाय सम क्लासरूम एक्सपीरियंस। ये तो एक एग्जांपल के तौर पे बात की गई थी, ये सिर्फ मतलब ऐसा नहीं है कि ये कोई आप अपन ने आइडिया देख लिया हो। बाय देयर एटीट्यूड्स, उनके एटीट्यूड से टीचर इन एडवर्टेंटली अफेक्ट पीपल्स एटीट्यूड। टीचर अपने एटीट्यूड से बच्चों का एटीट्यूड चेंज कर देते हैं, नहीं, ऐसा नहीं लिखा गया। बोला गया कि टीचर क्या पढ़ाता है, क्या बोलता है, उस हिसाब से क्या है एक बच्चे का जो एटीट्यूड है वो शेप होता है। ये बात यहाँ पे कही गई थी, इसलिए बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। द ऑथर इंप्लाइज दैट, ऑथर इंप्लाई करता है क्या? द टीचर शुड गाइड ऑल डिस्कशंस बाय हिज और हर ओन एटीट्यूड, कि टीचर को जो है वो सब कुछ, हर चीज जो है वो अपने एटीट्यूड, उसका जो एटीट्यूड है उसके हिसाब से हर डिस्कशन के अंदर उसमें कंक्लूजन देने चाहिए। ऐसा तो नहीं था। इन सम एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल स्टडीज अ ग्रेटर वेराइटी ऑफ मेथड्स कैन बी यूज्ड इन द अपर ग्रेड्स देन इन द लोअर ग्रेड्स। वो बात कही गई है कि भाई जो कह रहा है कि कुछ एस्पेक्ट्स में जो हमारा एक मिनट गया, कुछ एस्पेक्ट्स में जो सोशल स्टडीज है वो उसकी एक ग्रेट वैरायटी जो है मेथड्स की, सोशल स्टडीज की ग्रेट वैरायटी मेथड्स की वो यूज की जा सकती है इन द अपर ग्रेड्स, ऊपर के ग्रेड्स में, देन इन द लोअर ग्रेड्स। ठीक है, मे भी ऐसा कुछ हो। और देखते एक और ऑप्शंस बाकी के। पीपल यूजुअली एक्ट ऑन द बेसिक ऑफ रीजनिंग रादर देन ऑन इमोशन। ऐसी कोई बात ही नहीं हुई है, कोई रीजनिंग की बात ही नहीं हुई थी, इमोशन की बात जरूरी थी लेकिन रीजनिंग का कोई रोल नहीं था उसमें। चिल्ड्रंस एटीट्यूड्स often come from those of other children, ये तो बिल्कुल भी बात नहीं कही हुई थी। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका? सीधे सीधा 2। इन सम एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल स्टडीज अ ग्रेट वैरायटी ऑफ मेथड्स। एक बात ये देखो कही तो गई थी कि सोशल स्टडीज के अंदर जो है वो भी रेफरेंस किस चीज का? रेस, क्रीड और नेशनलिटीज का।
इनका अगर रेफरेंस दिया तो अपन कह सकते हैं यही वो वैरायटी है जो यहाँ पे बात की गई है, ये वैरायटी ऑफ मेथड हो गए। उसके बाद में कैन बी यूज, इनको यूज किया जा सकता है ताकि अपर ग्रेड्स के अंदर, ताकि लोअर ग्रेड्स के अंदर जो है, सॉरी लोअर ग्रेड्स के अंदर इनको यूज किया जा सकता है ताकि अपर ग्रेड्स में जो है अपन उस स्टूडेंट का जो एटीट्यूड है वो अच्छा सुधार सके। देखते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, अ स्टेटमेंट नॉट मेड और इम्प्लाइड इन द पैसेज। अच्छा, आपको बताना है कि कौन सा नहीं है स्टेटमेंट इसमें, ठीक है। एटीट्यूड्स कैन बी बेस्ड ऑन द लर्निंग ऑफ फॉल्सहुड्स, कि जो एटीट्यूड्स है वो जो है वो फॉल्सहुड्स मतलब जो गलत आदतें होती हैं उनके बेसिस पे जो है वो लर्निंग उससे हो सकती है। हाँ, कुछ हद तक अपन कह सकते हैं यहाँ पे वो नाजीज वाला जो अपन को एग्जांपल दिया गया था वो शायद इससे रिलेटेड था। अ चाइल्ड कैन डेवलप इन द क्लासरूम एन एटीट्यूड अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रशिंग हिज टीथ। ब्रशिंग हिज टीथ की तो कोई बात ही नहीं हुई थी, तो ये अपन कह सकते हैं कि ये तो बिल्कुल नहीं है। द एटीट्यूड्स ऑफ एलिमेंट्री स्कूल एज्ड चिल्ड्रन आर इन्फ्लुएंस्ड प्राइमरीली बाय द वे दे वर ट्रीटेड एज इन्फेंट्स। हाँ, ये बात भी अपन को कही गई थी कि जो बेसिक बिहेवियर जो होता है वो मतलब डेवलप होता है, तो इन्फेंट्स के तौर पे अपन कह सकते हैं कैसा है। वर्थ वाइल एटीट्यूड्स में बी डेवलप्ड इन प्रैक्टिकली एवरी सब्जेक्ट एरिया, बिल्कुल कि हर सब्जेक्ट एरिया के अंदर जो है वो धीरे धीरे डेवलप ये हो सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2, कि ब्रशिंग टीथ वगैरह की तो कोई बात हुई नहीं थी, है ना। तो इसलिए क्या अपन कह देंगे, अ चाइल्ड कैन डेवलप इन द क्लासरूम एन एटीट्यूड अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रशिंग हिज टीथ। तो ये यहाँ पे ऐसा नहीं है, इसलिए हम करेंगे ये गलत है। बढ़ते हैं अपन आगे। अब देखेंगे कि एक क्वेश्चन है आपके सामने, हिज डैश आर वेरी डर्टी। अब ये सीधा सीधा नाउन चैप्टर का क्वेश्चन है, आप सभी लोग जानते हैं। बाकी ये वैसे भी बहुत इजी तरीके से हो सकता है। यहाँ पे आर लिखा है, यहाँ पे कुछ प्लूरल होना जरूरी है। आपको प्लूरल दिख रहा है 3 में, आंसर हो जाएगा 3, खत्म। इतना इजी सा क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है आपके सामने क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने फिल इन द ब्लैंक का। आई सॉ अ बॉय डैश वॉज स्टैंडिंग एट द डोर। ठीक है भाई, बॉय के लिए आपको विच, दैट, हु और नन में से किसी एक को यूज करना है। तो किसको यूज किया जाएगा? आई सॉ अ बॉय हु वाज स्टैंडिंग, देखो विच तो होगा नहीं, राइट, नन का कोई केस नहीं है यहाँ पे, या तो दैट होगा या फिर हु होगा। तो यहाँ पे हु वाज स्टैंडिंग एट द डोर लिखा हुआ है। अच्छा, अपन जानते हैं कि यहाँ पे हु जो है वो होना चाहिए भाई, इंसान के लिए, बॉय के लिए जो है वो कौन सा होना चाहिए? हु होना चाहिए। लेकिन अगर हु और दैट जब दोनों ऑप्शन में दिए हुए तो आप क्लासरूम में ये बात जरूर सीखते होंगे कि आपको क्या चुनना होता है, हु को चुनना होता है। दैट यहाँ पे एक वीकर ऑप्शन की तरह आ जाता है क्योंकि वो स्पेसिफिक केस नहीं है। अगर स्पेसिफिक केस होता है तो अपन को दैट को यूज यहाँ पे करना होता है। इस कारण से आपका क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पे? हु। आई सॉ अ बॉय हु वाज स्टैंडिंग एट द डोर। तो ये आपका आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट। नो अदर लीडर इन इंडिया इज एज ऑनेस्ट एज अन्ना। भाई जो कोई भी दूसरा लीडर जो है वो अन्ना की तरह यहाँ पे आपका ऑनेस्ट नहीं है। लेकिन अच्छा देखेंगे क्वेश्चन क्या दिया हुआ। क्वेश्चन है कि इसको पॉजिटिव से कंपैरेटिव में चेंज करना है। ठीक है, तो आओ देखो कंपैरेटिव डिग्री कहाँ दिख रही है आपको, फटाक से देख लेते हैं। सीधा सीधा उसको चुन लेना आप, और क्या। नो अदर लीडर इन इंडिया इज मोर ऑनेस्ट देन। ठीक है, इसमें कंपैरेटिव डिग्री दिख रही है, मोर देन आ गया, इसमें भी मोर आया है। अन्ना इज मोर ऑनेस्ट लीडर, नहीं, मोर के साथ फिर देन भी तो आता है, ये तो गलत हो गया भाई। अगर आप एक को जब दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं ये, तो फिर आप यहाँ पे लिखेंगे ना वो देन को, वो तो लिखा ही नहीं। अन्ना इज मोर ऑनेस्ट देन एनी अदर लीडर इन इंडिया, हाँ ये हो सकता है, इसको देख लेंगे। यहाँ पे मोर और देन लिखा हुआ है। एनी अदर इन इंडिया इज मोर, अच्छा एनी अदर क्या, वो तो बोला ही नहीं, तो लीडर तो वर्ड ही नहीं आया, तो इसका मतलब ये तो हो गया गलत, ये सीधे सीधे हो गया गलत। अब देख लेते हैं कि इन दोनों में से फिर किसको चुना जाए। नो अदर लीडर इन इंडिया इज एज ऑनेस्ट एज अन्ना, मतलब बात सीधी सी कह दी गई है कि अन्ना जो है वो सबसे ज्यादा ऑनेस्ट लीडर है यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा है नो अदर लीडर इन इंडिया इज मोर ऑनेस्ट देन अन्ना। ठीक है, एक। दूसरा, इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि कोई दूसरा लीडर जो है वो नहीं है ज्यादा ऑनेस्ट किससे? अन्ना से। और यहाँ क्या लिखा है? अन्ना इज मोर ऑनेस्ट देन एनी अदर लीडर ऑफ एनी अदर लीडर इन इंडिया। बात दोनों में लगभग सही कही गई है, यही कही गई है, लेकिन यहाँ आप देख रहे हो, अपन क्या देख रहे हैं कि अन्ना को ज्यादा ऑनेस्ट बताया जा रहा है। इसमें नो अदर लीडर वाला जो केस है ना, वो यहाँ पे नहीं बैठेगा। एनी अदर वाला जो केस है उसको यूज किया जाएगा। अन्ना इज मोर ऑनेस्ट देन एनी अदर लीडर इन इंडिया, ना कि नो अदर लीडर इन इंडिया इज मोर ऑनेस्ट देन अन्ना। इस तरीके से हम कंपेयर जिसको कर रहे हैं उसको उसके साथ में रखेंगे। जैसे ये हो जाता है, अब देखते हैं अपन अगला। आइए, अच्छा खत्म। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये थे आपके कुछ क्वेश्चंस जो वीडियो मेंस का जो आपका एग्जाम है उसमें अपीयर हो सकते हैं। इसी तरह के क्वेश्चंस आप फेस करने वाले हो अपने एग्जाम के अंदर, और
अच्छे से आप इसको प्रिपेयर कर सको, इसी के लिए सीरीज में आपके लिए लेके आया हूँ। इंग्लिश के सेक्शन के अंदर आपके कहीं मार्क्स कम ना रह जाए। आप मेक श्योर करो कि वो सभी क्वेश्चंस जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स करेंगे वो आप भी कर पाओ। इस सीरीज को आप देखेंगे, एक फाइनल रिवीजन की तरह है, ताकि आप अपने तरीके से, आप बढ़िया तरीके से इसको प्रिपेयर कर सकें और अपने मार्क्स कटने ना दें। मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में गाइस। थैंक यू सो मच। दिस वाज आशुतोष कुमार साइनिंग ऑफ फ्रॉम अचीवर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।